एक गांव में गंगाधर नाम का एक पंडित रहा करता था। पंडित का इस दुनिया में अपना कोई नहीं था, इसीलिए गंगाधर को धन संपत्ति जोड़ने की कोई चिंता न थी। 2 वक्त का खाना गंगाधर को बड़े ही आराम से मिल जाया करता था। पंडित गंगाधर का जीवन इसी तरह से बीत रहा था। फिर एक दिन पंडित गंगाधर बैठे बैठे सोच रहा था, वैसे अभी तो मैं लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करवा कर अपना गुजर बसर कर ही लेता हूँ, लेकिन जब मैं बुढ़ा हो जाऊंगा तो बुढ़ापे के लिए कुछ धन की तो आवश्यकता पड़ेगी। वैसे भी मेरी देखरेख करने वाला मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, तो बुढ़ापे में धन ही सहारा बनेगा। इसीलिए मेरी भलाई तो इसी में है कि मैं आज ही से अपने भविष्य के बारे में सोचूं, नहीं तो बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाना पड़ेगा। आखिर बुढ़ापे में मुझे कौन बैठा कर खिलाएगा। ऐसा सोचकर पंडित गंगाधर अब हर दिन सुबह होते ही घर से निकल जाता और लोगों के यहाँ घर में पूजा पाठ करवाता। उसके बदले में जो भी उसे धन अनाज या राशन मिलता वह उसे घर ले आता। एक दिन गंगाधर को अच्छा खासा ठीक ठाक दान दक्षिणा मिल गया था। उसने मन में विचार किया कि आज तो अनाज अच्छे मिल गए हैं, रुपए पैसे मिल गए हैं, कुछ अनाज अपने पास रख लेता हूँ और कुछ अनाज बाजार में बेच देता हूँ, उससे रुपए मिल जाएंगे तो बुढ़ापे में काम आवेंगे। इसी तरह गंगाधर का जीवन चलने लगा। इसी तरह से बचत करते हुए गंगाधर के पास बहुत सारे रुपए हो गए। पंडित रोज यजमान के यहाँ जाता, पूजा पाठ करवाता और दक्षिणा में जो भी रुपए पैसे मिलते वह अपने घर ले आता। जितना अनाज उपयोग में होता वह उतना रख लेता और बाकी का अनाज बाजार में बेच देता। एक दिन पंडित अपने घर के बाहर टहल रहा था, तभी एक नौकर आया और कहने लगा, पंडित जी प्रणाम। पंडित जी ने कहा, खुश रहो बच्चा। पंडित जी, पास ही के गांव के सेठ धनीराम ने मुझे आपके पास भेजा है। उन्होंने कहा है कि जाकर पंडित जी से कह देना कि सेठ धनीराम ने आपको याद किया है। अच्छा, क्या सेठ धनीराम को मुझसे कोई काम था? हाँ पंडित जी, उन्होंने एक नया मकान खरीदा है, उसी मकान में पूजा पाठ करवाना चाहते हैं। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, ठीक है। सेठ धनीराम से जाकर कह दो कि पंडित जी कल सुबह जरूर आवेंगे, ठीक है। पंडित जी तो मैं चलता हूँ। अगले दिन पंडित जी सेठ के यहाँ चल दिए। चलते चलते पंडित दूसरे गांव में पहुँच गए। एक बुढ़िया पंडित जी को रोकते हुए कहने लगी, पंडित जी जरा मेरी भी बात सुन लीजिए। कहो मैया, क्या कहना चाहती हो? मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? मेरे लायक कोई काम हो तो बतलाओ। पंडित जी, कुछ दिन पहले ही मेरी गाय मर गई। रात को अजीब अजीब से सपने भी आते हैं, तो मैं सोच रही थी कि घर में पूजा पाठ करवा लूं। यह तो बहुत ही अच्छी बात है माई। तो मैं यही कह रही थी कि आप ही मेरे घर में पूजा करवा देते तो बड़ा ही अच्छा होता। इसमें कौन सी बड़ी बात है माई? पूजा पाठ हवन इत्यादि यह तो मेरा प्रतिदिन का काम है। ठीक है माई, तुम पूजा पाठ की सामग्री एकत्रित करो, लेकिन पंडित जी मैं एक गरीब बुढ़िया हूँ और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है जो कमाकर मेरा भरण पोषण करे। इसीलिए मैं आपको बहुत सारी दान दक्षिणा नहीं दे पाऊंगी। कोई बात नहीं माई, तुम दान दक्षिणा की बिल्कुल भी चिंता मत करो। तुम प्रेम से जो भी रूखा सूखा मुझे दान दक्षिणा में दे दोगी वह मैं ले लूंगा। इस तरह से बूढ़ी माई ने पूजा पाठ की
सामग्री को जल्दी ही इकट्ठा कर दिया और पंडित गंगाधर ने बूढ़ी माई के घर पर पूजा पाठ करवाया। फिर कुछ ही समय के बाद पूजा पाठ समाप्त हुआ तो पंडित गंगाधर ने कहा, अरे ओ माई, भगवान की पूजा तुम्हारे घर में विधि विधान से मैंने करवा दिया है। अब मुझे यहाँ से जाना होगा। अभी मुझे पूजा पाठ करवाने इसी गांव के सेठ धनीराम के पास जाना है। इसीलिए मैं देर नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे घर भी जाना है तो लौटते समय रात भी हो सकती है। पंडित जी, मैं आपको कुछ दक्षिणा देना चाहती हूँ, इसीलिए आप बाहर मेरे साथ चलिए। फिर पंडित गंगाधर और बूढ़ी माई घर के बाहर आए। फिर बूढ़ी माई कहने लगी, पंडित जी, मेरे पास दान दक्षिणा देने के लिए रुपया पैसा सोना चांदी तो नहीं है, लेकिन मैं आपको यह बछड़ा दक्षिणा में दे रही हूँ। यह उसी गाय का बछड़ा है जो कुछ दिन पहले ही मर गई है। कृपया आप इस बछड़े को स्वीकार कीजिए। अरे माई, मैं इस बछड़े का क्या करूँगा? यह मेरे किसी काम की नहीं है। पंडित जी, ऐसा मत कहिए। आप इस बछड़े को ले जाइए, इसे पालिए पोसिए। यह बड़ा होकर एक दिन जरूर आपके काम आवेगा। वैसे भी मैं असहाय बुढ़िया हूँ, मैं इस बछड़े की देखभाल करने में असमर्थ हूँ। पंडित जी, मुझ गरीब की अवस्था देखकर आप मुझ पर दया कीजिए और कृपया करके दक्षिणा पर आप इसी बछड़े को ले जाइए। बुढ़िया के बार बार निवेदन करने पर पंडित गंगाधर बुढ़िया की बातों को मान गए। पंडित जी सोचने लगे कि वैसे भी मैं अकेला रहता हूँ, एक से भले तो हो जाएंगे। घर पर अगर यह बछड़ा रहेगा तो इसकी देखरेख करूँगा और अकेला भी मुझे महसूस नहीं होगा। वैसे भी यह बछड़ा कौन सा मुझसे कपड़ा सोना चांदी रुपए पैसे धन दौलत मांगेगा, और कौन सा यह खाने में तरह तरह के व्यंजन खाएगा। घास फूस तो खाएगा, इसलिए ही चलता हूँ। ऐसा सोचकर पंडित ने कहा, ठीक है माई, तुम कहती हो तो मैं इस बछड़े को स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे अभी सेठ धनीराम के यहाँ पूजा पाठ करवाना है। मैं वहाँ से खाली होकर आऊँगा और जाते समय मैं इस बछड़े को लेते जाऊँगा। इस तरह से कहकर पंडित गंगाधर सेठ धनीराम के यहाँ पर चले गए और शाम होने से पहले ही आकर उस बछड़े को लेकर घर चल दिए। पंडित गंगाधर अब उस बछड़े का पालन पोषण करने लगे। वह किसी जजमान के यहाँ जाने से पहले हर दिन बछड़े को चारा पानी देकर जाते थे और शाम को लौटते समय किसी से घास तो किसी से भूसा मांगकर बछड़े के लिए लाया करते थे। वैसे भी गांव में घास और भूसे की कोई कमी न थी। इसी तरह से पंडित गंगाधर के साथ उस बछड़े को भी खाने पीने की कोई दिक्कत न थी। इसी तरह से समय बीतता गया और कुछ सालों के बाद वह छोटा सा बछड़ा बड़ा सा बैल बन गया और उसके जैसे ताकतवर और विशाल शरीर वाला बैल उस गांव में और अगल बगल के गांवों में भी न था। जब गांव के लोग उस बैल को देखते तो आपस में बातें करते, अरे वाह, मान गए भाई पंडित जी के बैल जैसा तो आज तक मैंने कोई बैल देखा ही नहीं। हाँ, बात तो सही है, लेकिन पंडित जी ने बड़े ही प्यार से पाला है उस बैल को और उसको बहुत प्यार भी करते हैं। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी, पंडित जी ने इसे अपने बेटे की तरह पाला है। इसी तरह से पंडित गंगाधर के बैल की खबर गांव के साहूकार को भी मिल गई। गांव के साहूकार का नौकर साहूकार से कहने लगा, मैं सच कह रहा हूँ साहूकार जी, पंडित गंगाधर के बैल के जैसा बैल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। वह बहुत ही शक्तिशाली है।
साहूकार को जब यह पता चला कि पंडित गंगाधर के बैल जैसा शक्तिशाली बैल इस गांव में क्या पूरे राज्य में नहीं है, तो साहूकार ने पंडित से वह बैल खरीदने का निश्चय किया। साहूकार पंडित गंगाधर के पास बैल खरीदने के लिए उनके घर पहुंचकर कहने लगा, गंगाधर जी, मुझे आपका बैल चाहिए, मैं आपको मुंहमांगी कीमत देने को तैयार हूँ। तब पंडित जी ने कहा, साहूकार जी, मैं जानता हूँ कि आपके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं अपने बैल को बेटे की तरह मानता हूँ और कोई भी पिता अपने बेटे का सौदा नहीं करता है। मेरा बेटा बिकाऊ नहीं है, एक बार फिर से सोच लीजिए। पंडित जी, घर आई हुई लक्ष्मी को नजरअंदाज नहीं किया जाता है। साहूकार जी, जहाँ प्रेम और अपमान हो वहाँ पर धन दौलत मायने नहीं रखती है। आप मुझे चाहे अपनी सारी संपत्ति भी दे दीजिए, लेकिन तब भी मैं अपने पुत्र के समान बैल को आपको नहीं दूंगा। पंडित गंगाधर की ऐसी बातों को सुनकर साहूकार मन ही मन बड़ा ही क्रोधित हुआ और वह साहूकार पंडित गंगाधर से जलने लगा और वहां से अपने घर चला आया। पंडित गंगाधर और अपने घर आकर सोचने लगा, पंडित गंगाधर, अगर वह बैल मेरे पास नहीं रहेगा तो मैं उस बैल को भी तुम्हारे पास रहने नहीं दूंगा। इस तरह से साहूकार पंडित गंगाधर से उसके बैल को अलग करने की योजना बनाने लगा। फिर अगले दिन साहूकार महाराज के पास पहुंचा और कहने लगा, महाराज, आपके पास चाहे भले ही कितने गाय और बैल होंगे, लेकिन मेरे गांव में एक पंडित के यहाँ पर एक बैल ऐसा है जैसा आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। बहुत ही बलवान है, ढीले शरीर का वह बैल बहुत ही अद्भुत है। महाराज, अगर वह बैल आपके गौशाला में आ जाए तो गौशाला की शोभा बढ़ जाएगी। अगर ऐसी बात है तो ठीक है, सिपाहियों, जाओ और पंडित जी को दरबार में बुलाकर लाओ। राजा का आदेश पाकर सिपाही पंडित गंगाधर के पास चल दिए और जाकर कहने लगे, पंडित जी, महाराज ने आपको तुरंत ही दरबार में बुलाया है, अतः जल्दी ही आप हमारे साथ महाराज के पास चलें। आखिर महाराज को मुझसे क्या काम है कि महाराज को पूजा पाठ कथा करवाना है। यही सोचकर पंडित गंगाधर सिपाहियों के साथ राजा के पास चले गए। जब वह दरबार में पहुंचा तो महाराज ने कहा, पंडित जी, मैंने सुना है कि आपके पास एक अद्भुत बैल है और वह बड़ा ही शक्तिशाली है। मैं यह चाहता हूँ कि उस बैल को आप मुझे बेच दो। आप उसकी कीमत बताओ, उसके बदले में मैं आपको सोने की मोहरें, हीरे जवाहरात दे सकता हूँ। तब पंडित ने कहा, माफ करिएगा महाराज, लेकिन मैंने अपने बैल का पालन पोषण अपने बेटे की तरह किया है और मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं किसी भी कीमत पर उसे नहीं बेच सकता हूँ। शायद यह तुम भूल रहे हो कि तुम इस राज्य के राजा के सामने खड़े हो और मुझे तुम इनकार कर रहे हो। ठीक है, तुम अपने बैल को मत भेजो। सिपाहियों, जाओ पंडित गंगाधर के बैल को लेकर आओ, लाकर पशुशाला में बांध दो। तब पंडित ने कहा, महाराज, यह अन्याय है, ऐसा मत करिए। मैंने उसे बेटे की तरह पाला है, ऐसा अधर्म मत करिए। महाराज, यह गलत है। महाराज, ऐसा न्याय मत करिए। पंडित गंगाधर राजा के सामने गिड़गिड़ा रहा था, लेकिन राजा ने पंडित की एक ना सुनी और सैनिक गंगाधर के बैल को लेने के लिए चले गए और कुछ ही देर में सैनिक बैल को लेकर अपनी गौशाला में बांध दिए। राजा बैल को देखने स्वयं ही पशुशाला में आया तो वह बैल को देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ।
और कहने लगा, वास्तव में ऐसा बैल मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा है। सिपाहियों, इस बैल का बड़े ही अच्छे से ख्याल रखना और इसके खाने पीने में कोई भी कमी ना होनी चाहिए। इतना कहकर वहां से राजा चला गया। अगले दिन सेवा कर्मियों ने बैल को हरी हरी घास दिया, लेकिन बैल ने कुछ नहीं खाया। वह खाना पीना सब कुछ छोड़ चुका था। उधर पंडित गंगाधर भी अपने बैल को याद करके रोता रहता था। सेवाकरों ने बैलों को खिलाने पिलाने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन उसका प्रयास असफल रहा। बैल को न कुछ खाते पीते देखकर सिपाही आपस में बातें करने लगे। यह बैल तो जब से आया है तब से कुछ भी नहीं खाता पीता है। लगता है कि महाराज को बताना ही पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। ऐसा सोचकर सेवाकरों ने राजा से बताया, महाराज, हम लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन वह बैल ना तो कुछ खा रहा है और ना ही कुछ पी रहा है। 4 दिन व्यतीत होने वाले हैं, लेकिन अभी तक उस बैल ने कुछ भी खाया पिया नहीं है। आखिर ऐसे कैसे हो सकता है? वह तो बैल एक पशु है और अपने मालिक से इतना प्रेम करता है कि मालिक की याद में उस बैल ने कुछ भी नहीं खाया पिया। सिपाहियों, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है वह बैल भी अपने मालिक से बहुत प्रेम करता है, इसीलिए वह खाना पीना सब कुछ छोड़ चुका है। जाओ और उस बैल को उसके मालिक के पास ले जाओ। राजा की आज्ञा पाकर सिपाही बैल को पंडित गंगाधर के पास ले गए और एक सिपाही ने जाकर कहा, पंडित जी, महाराज ने आपके बैल को आपको वापस कर दिया है। महाराज ने कहा है कि जितना प्रेम आप इस बैल से करते हैं उतना ही प्रेम यह बैल भी आपसे करता है। या आपसे बिछड़कर 4 दिनों से कुछ भी खाया पिया नहीं है, इसीलिए इसका ख्याल आप ही रख सकते हैं। ऐसा सुनकर पंडित गंगाधर बड़ा ही खुश हुआ, क्योंकि उसे अपना बेटा मिल चुका था। बैल भी अपने मालिक को पाकर बहुत ही खुश हुआ। गंगाधर ने बैल को दाना पानी दिया और पुनः बैल खाने पीने लगा। पंडित गंगाधर और उसके बैल के चर्चे अब दूर दूर तक फैलने लगे। एक दिन 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे। एक ने कहा, भाई, मैंने सुना है कि राजा ने पंडित गंगाधर के बैल को वापस कर दिया है। वह बड़ा ही स्वामी भक्त बैल है, अपने मालिक से बहुत ही प्रेम करता है। अरे हाँ भाई, मैंने भी तो यही सुना है कि राजा ने जोर जबरदस्ती करके पंडित के बैल को हड़प लिया था, लेकिन वह बैल अपने मालिक से बिछड़ करके कुछ भी खाता पीता नहीं था, इसीलिए मजबूर होकर राजा ने उसे वापस कर दिया। हमें तो ऐसा लगता है कि उन दोनों का साथ पिछले कई जन्मों से चला आ रहा है। उधर साहूकार को जब यह पता चला कि उसकी योजना असफल हो गई है, तो उसको यह मालूम पड़ा कि राजा ने बैल को वापस पंडित जी को दे दिया है, तो मन ही मन गंगाधर से और भी ज्यादा जलने लगा। फिर समय यूं ही बीतता गया। कुछ समय के बाद एक दिन गंगाधर बैल के पास बैठा हुआ था। तभी गंगाधर को अचानक ही एक आवाज सुनाई दी, मालिक, आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं और आप मुझे अपना बेटा मानते हैं, इसीलिए मैं भी आपकी सहायता करना चाहता हूँ। मैं आपके दुखों को, कष्टों को दूर करना चाहता हूँ। आवाज को सुनकर पंडित बेचैन हो गया। वह हैरान होकर इधर उधर देखने लगा। यह आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई दूसरा इंसान है भी नहीं। तब बैल ने कहा, हैरान ना हो मालिक, मैं कोई साधारण बैल नहीं हूँ, इसीलिए इंसानों की तरह मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन मेरी आवाज़ सिर्फ आप ही को सुनाई देगी।
मैं तो बहुत ही हैरान हो गया। आखिर तुम कौन हो मालिक? सही समय आने पर मैं आपको बता दूंगा कि मैं कौन हूँ। अभी सही समय नहीं आया है। खैर, मैं आपके कष्टों को दूर करने के लिए एक उपाय बताता हूँ। आप वही करना जो मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे उपाय से आपके रुपए पैसों की समस्या का समाधान हो जाएगा। इस तरह से बैल ने उपाय पंडित गंगाधर को बतला दिया। वाह, उपाय तो तुम्हारा बड़ा ही उत्तम है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं खुद ही इसमें फंस जाऊं। आप चिंता ना करिए मालिक, आप मुझ पर विश्वास रखिए, यह उपाय करिए। ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं यह उपाय जरूर करूंगा। अगले दिन पंडित गंगाधर साहूकार के पास चल दिया। कुछ देर के बाद पहुंचकर पंडित जी ने कहा, साहूकार जी, मैं सोच रहा था कि एक बैल मैं आपके पास से खरीद लूं, क्योंकि मेरे पास एक बैल है और एक बैल मैं आपसे खरीद लूंगा तो मेरे पास दो बैल हो जाएंगे और मैं उन दोनों बैलों से फिर खेती किसानी करूंगा। यह तो बहुत ही अच्छी बात है। मेरे पास एक से बढ़कर एक बड़े ही बलशाली बैल हैं। कुछ भी हो साहूकार जी, मेरे बैल से शक्तिशाली बैल आपके पास नहीं हो सकते हैं। मेरा बैल तो इतना शक्तिशाली है कि 10 बैलगाड़ियों को अकेला ही खींच सकता है। माना कि तुम्हारा बैल शक्तिशाली है, लेकिन यह संभव नहीं है कि वह 10 बैलगाड़ियों को अकेला ही खींच पाए। और खींचना तो दूर की बात है, वह उन बैलगाड़ियों को हिला भी नहीं सकेगा। अरे गंगाधर, इतना अभिमान अच्छा नहीं होता। साहूकार जी, अगर आपको विश्वास ना हो तो शर्त लगा लो। यह पंडित तो आज खुद ही लूटने के लिए तैयार है। इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। आज अच्छा मौका मिला है, इसी के जाल में इसी को फंसा दूंगा। यह भी क्या याद रखेगा? ऐसा सोचने के बाद साहूकार ने कहा, तो ठीक है पंडित जी, तो फिर शर्त यही रही कि अगर शर्त आप जीत जाते हैं तो मैं आपको 2000 सोने के सिक्के दूंगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर यह तुम्हारा बैलगाड़ियों को न खींच पाया और तुम शर्त हार गए तो फिर तुम मुझे 2000 सोने के सिक्के दोगे और साथ में यह बैल भी हमेशा के लिए तुम मुझे दे दोगे। बोलो पंडित जी, शर्त मंजूर है ना? हाँ साहूकार जी, मुझे शर्त मंजूर है और कल पूरे गांव के सामने मेरा बैल शर्त को जितवा कर दिखाएगा। फिर अगले दिन सभी को यह शर्त वाली बात पता चल चुकी थी। गांव के लोग उपस्थित थे। 10 बैलगाड़ियों को आपस में एक दूसरे से जोड़ दिया गया था और उन बैलगाड़ियों में पंडित गंगाधर के बैल को नाथ दिया गया था। सभी लोग यह देखने को उत्सुक थे कि आखिर गंगाधर शर्त जीतेगा या फिर साहूकार। तभी बैल ने अपनी ताकत लगाई और भारी भरकम बैलगाड़ियों को एक साथ खींच ले गया और बहुत दूर तक खींचकर ले गया और पुनः उसी स्थान पर वापस लौटकर भी आ पहुंचा। यह देखकर लोग हैरान हो गए। वाह वाह, बहुत ही अच्छा है। साहूकार शर्त हार चुका था, इसीलिए दुखी होकर सभी के सामने उसने 2000 सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला पंडित गंगाधर को दे दिया। पंडित गंगाधर सिर्फ शर्त जीत चुका था, लेकिन उधर साहूकार को पंडित के ऊपर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। घर पहुंचकर उसने कुछ लोगों से कहा, सुनो, मैं तुम लोगों को 50-50 सोने के सिक्के दूंगा। बदले में तुम लोग पंडित के बैल को मार डालो। अरे अब चिंता मत करो सेठ जी, तुम्हारा काम हो जाएगा। बस तुम सोने के सिक्के तैयार रखना। इतना कहकर वह लोग बैल को मारने के इरादे से पंडित के बैल के पास गए।
लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। बैल ने ही सभी गुंडों को मार डाला। शोर सुनकर पंडित गंगाधर घर से बाहर निकला तो उसने देखा कि सभी लोग बेदम होकर जमीन पर पड़े हुए हैं। पंडित समझ गया कि मेरे बैल ने सभी को अच्छा सबक सिखाया है। सभी बेहोश वहीं पर पड़े हुए थे। तब पंडित ने कहा, अब बिल्कुल सही सही बताओ कि तुम आखिर कौन हो। तब बैल ने कहा, मालिक, अगर आपको मेरे बारे में ज्यादा जानना है तो आपको पहले एक कहानी सुननी पड़ेगी। तो बड़े ही ध्यान से मन लगाकर सुनिए। फिर बैल कहानी सुनाने लगा। बैल कहने लगा कि आज से बहुत वर्ष पहले एक गांव में राघव नाम का एक किसान रहा करता था। वह खेती किसानी के लिए गांव के मुखिया से 1,000 रुपये कर्ज लिया था, लेकिन खेती में नुकसान होने के कारण यह मुखिया को रुपए नहीं लौटा पा रहा था। फिर एक दिन मुखिया ने राघव से कहा, क्या राघव, तुम भी दूसरों की तरह निकले? आज से 6 महीने पहले तुमने मेरे से रुपए लिए थे और आज तक वापस नहीं किए। मैं तुम्हें 10 दिनों का समय देता हूँ। अगर तुमने मेरे 1,000 रुपये 10 दिन के अंदर वापस नहीं किए तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा। मुखिया जी, मुझे कुछ दिन का और समय दें। मैं आपके रुपए जल्दी ही वापस कर दूंगा। कम से कम 1 महीने का समय और मुझे चाहिए। चलो ठीक है, एक बार मैं फिर से तुम्हारे ऊपर विश्वास कर लेता हूँ। इतना कहकर मुखिया वहाँ से चल पड़ा। राघव बहुत परेशानी में था। उसको समझ में नहीं आ रहा था वह आखिर करे भी तो क्या करे। इसी तरह से वह बहुत दिन व्यतीत हो गए। फिर एक दिन वह समय भी आ पहुंचा जो मुखिया ने राघव को दिया था। इधर राघव बैठे हुए सोच रहा था कि अब तो एक भी चारा बचा हुआ नहीं है। लगता है कि अब मुझे अपनी भैंस बेचनी ही पड़ेगी। यही सोचकर राघव अपनी भैंस अपने ही पड़ोस के एक व्यक्ति अभयराज को बेच दिया। लेकिन अभयराज कहने लगा, मेरे पास भी ज्यादा रुपए अभी तो नहीं है, इसीलिए अभी तुम इस भैंस के 500 रुपये मुझसे ले लो। बाकी के 500 रुपये मैं तुम्हें धीरे धीरे करके चुका दूंगा। लेकिन भैया, मुझे इस समय रुपयों की बहुत ही ज़रूरत है, इसीलिए तो मैं अपनी यह भैंस बेच रहा हूँ। तो फिर तुम अपनी इस भैंस को किसी और को बेच दो। कोई सेठ महाजन इस भैंस को खरीदेगा तो तुम्हें बिल्कुल पूरा दाम तुरंत ही मिल जाएगा। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो भैया, मुझे मेरी भैंस किसी दूसरे को बेचना होता तो मैं कब का बेच चुका होता। तुम मेरे पड़ोसी हो और यह मेरी भैंस तुम्हारी यहाँ रहेगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। राघव, मेरे पास ज़्यादा रुपए तो नहीं है। एक काम करो, मेरी पत्नी की एक आखिरी निशानी मेरे पास है, उसका सोने का कंगन। पड़ोसी होने के नाते मैं तुम्हारी यही सहायता कर सकता हूँ कि तुम्हें वह कंगन दे सकता हूँ। तुम उसे बेचकर अपना काम चला लो। नहीं भाई, ऐसी कोई स्वार्थ भरी बातें मत करो। मैं स्वार्थी व्यक्ति नहीं हूँ। मैं इस समय परेशान जरूर हूँ, लेकिन मैं भी इतना समझता हूँ कि वह कंगन आपकी पत्नी की आखिरी निशानी है, जिससे कि आपकी भावनाएं जुड़ी हुई हैं। इसीलिए कोई बात नहीं है। जब आपके पास रुपए हो जाए तब आप मुझे बाकी के रुपए दे देना। मैं बहुत ही खुशनसीब इंसान हूँ कि मुझे आपके जैसा अच्छा पड़ोसी मिला है। इतना कहकर राघव अभयराज से भैंस की आधी कीमत लेकर मुखिया के पास पहुंचा। मुखिया जी से कहने लगा, मुखिया जी, यह 500 रुपये आप अभी ले लीजिए। बाकी के बचे हुए 500 रुपये मैं आपको
जल्दी ही दे देता हूँ। राघव की बात सुनकर मुखिया गुस्से में आ गया और कहने लगा, राघव, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हें अब मात्र 3 दिन का और समय देता हूँ। बाकी के बचे हुए रुपए मुझे मिल जाने चाहिए, नहीं तो तुम अपना घर और जमीन हमेशा के लिए भूल जाना। तब राघव गिड़गिड़ाने लगा और कहने लगा, मुखिया जी, दया कीजिए, मुझे कुछ दिनों की और मोहलत दे दीजिए। मैं पक्का आपके रुपयों का इंतजाम कर दूंगा। दया कीजिए मुखिया जी। तब मुखिया ने कहा, दया ही दुख का कारण बनता है राघव, इसीलिए मैंने अब दया करना छोड़ दिया है। मेरे बाकी के रुपए 3 दिन के अंदर, नहीं तो तुम घर और जमीन से बाहर, याद रखना। बेचारा राघव मुंह लटकाए हुए अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने कहा, अरे आप बड़े ही चिंतित लग रहे हो, आखिर क्या बात है। तब राघव ने अपनी पत्नी से मुखिया की कही हुई सारी बातों को बतला दिया। राघव की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा, आप चिंता मत करिए, आप अपने मित्र हीरा लाल से क्यों नहीं 10,000 रुपए मांग लेते हैं। आपने भी तो अपने उसे दोस्त को पिछले साल 10,000 रुपए दिए थे। अरे भाग्यवान, मैं कैसे उससे अपने पैसे मांग लूं। माना कि मैंने उसे पिछले साल 10,000 रुपए कर्ज दिया था, उसने मेरी जान बचाई थी, वह मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है। अगर उस दिन उसने मेरी जान ना बचाई होती तो आज मैं तुम्हारे सामने जहाँ पर जिंदा खड़ा ना होता। हालांकि वैसे भी उसने कहा था कि वह मेरे रुपए 1 वर्ष में लौटा देगा। हाँ, तो 1 साल तो बीत गया है और आप 1 साल से उसके पास भी नहीं गए हैं। लेकिन कुछ नहीं। अगर एक मित्र दूसरे मित्र के काम नहीं आया तो फिर वह कैसा मित्र है। भाग्यवान, तुम कहती तो सही हो, मैं चला जाता हूँ। वैसे भी घर गृहस्थी और जिम्मेदारियों के कारण मैं अपने मित्र से 1 साल से नहीं मिल पाया, और वह भी हाल तो उसका भी यही है। बचपन के दिन कितने अच्छे थे। इतना कहकर राघव अपने साथी से मिलने चला गया। राघव जब उसके घर पर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर गुहार लगाई, मेरे मित्र, मेरे सखा, मेरे साथी, दरवाजा खोलो, मैं राघव हूँ, तुम्हारा दोस्त, तुमसे मिलने आया हूँ। कुछ देर में घर का मालिक घर से बाहर आया। कौन हो भाई, और क्या या दोस्त सखा मित्र लगा रखा है, क्या चाहिए तुम्हें। मैं अपने दोस्त हीरा लाल से मिलने आया हूँ, क्या वह घर पर नहीं है। मैं किसी हीरा लाल को नहीं जानता भाई, और इस घर का मालिक तो मैं ही हूँ, कोई हीरा लाल नहीं है। आप कैसी बातें कर रहे हैं, क्या हीरा लाल ने यह घर आपको बेच दिया है। कैसी मूर्खों जैसी बातें कर रहे हो भाई, भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो जिन पैरों से चलकर आए हो उन्हीं पैरों से सही सलामत वापस नहीं जा पाओगे। देखिए, मैं यहाँ पर लड़ने झगड़ने नहीं आया हूँ, मैं तो इतना पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं। राघव अकेला था और वह दूर के दूसरे गांव से आया था, इसीलिए वह वहां से मजबूर होकर, दुखी होकर चल पड़ा। लेकिन उसके मन में अजीब अजीब ख्याल उठ रहे थे। एक जगह रुककर वह सोचने लगा, आखिर मेरा वह साथी जिसके ऊपर मैं बहुत ही विश्वास करता हूँ, वह मेरा बचपन का दोस्त है। अगर मेरे पैसे नहीं देने थे तो ना देता, कम से कम घर के बाहर तो आ जाता। नहीं, शायद उसे कोई परेशानी रही होगी, या फिर वह घर में नहीं था। अगर वह घर में नहीं था तो घर से बाहर आखिर कौन निकल कर आया, उसको तो मैं पहचानता भी नहीं हूँ। कुछ भी हो, मुझे
पता तो लगाना ही चाहिए कि आखिर घर किसी को बेच दिया है या वह व्यक्ति उसके बारे में झूठ बता रहा है। लेकिन हीरा लाल का नाम लेते ही वह व्यक्ति बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया था। मैं भी 1 वर्ष के बाद वहां पर गया था, लेकिन मेरा मित्र भी मुझसे मिलने नहीं आया। कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा सोचकर राघव दुखी मन से घर वापस लौट आया और घर आकर अपनी पत्नी को सारी बात बतला दिया। फिर अगले दिन उधर वह व्यक्ति मुखिया के पास पहुंचा। कहने लगा, मुखिया जी, एक व्यक्ति आया था, वह हीरा लाल के बारे में पूछ रहा था और वह कह रहा था कि हीरा लाल उसका मित्र है। आप तो बोल रहे थे कि हीरा लाल का इस दुनिया में कोई भी नहीं है, फिर वह कैसा दोस्त टपक पड़ा, तो तुमने उसे जाने क्यों दिया? तुम्हें पता है ना, डूबने वाले को एक तिनके का सहारा ही काफी होता है। अगर वह राजा के पास चला गया तो हम पकड़े भी जा सकते हैं और राजा हमें मृत्युदंड भी दे सकता है। तुमने उसका नाम पता पूछा था? नहीं मुखिया जी, मैंने तो मूर्ख हो ऐसा कहकर आदमियों को बुलाकर उसको बाहर भगा दिया। तब मुखिया ने अपने आदमियों को अपने पास बुलाया और कहने लगा, जाओ उस आदमी को कैसे भी ढूंढ कर जल्दी ले आओ। ऐसा हीरा लाल का काम किया था, वैसे ही उसका काम तमाम करो। फिर अगले दिन इधर राघव उन दिनों को सोचने लगा जब उसके दोस्त हीरा लाल ने उसकी जान बचाई थी। वह अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान, मैं मुखिया जी के पास जा रहा हूँ। अगर मुझे देर हो जाए तो खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। नहीं जी, अब जल्दी वापस लौट आना, आपका इंतजार करूंगी। राघव अपनी पत्नी से बातें कहकर मुखिया के घर पहुंचा और कहने लगा, मुखिया जी राम राम। तब मुखिया ने कहा, क्यों राघव, आज बहुत जल्दी ही आ गए, रुपए लाए हो? मुखिया जी माफ करिए, रुपए तो नहीं लाया हूँ, लेकिन आपसे एक बात बतानी थी। अब मैं तुम्हारी बात सुनना नहीं चाहता हूँ। अब तुम अपना घर और जमीन भूल जाओ। मुखिया जी ऐसा मत कहिए, मैंने एक मित्र को पिछले साल 10,000 रुपए दिए थे। वह नंदीग्राम का निवासी था, उसका नाम हीरा लाल है। मैं उसके घर पर गया था, लेकिन वहाँ पर कोई और रह रहा था और वह बड़ा ही अजीब सा व्यक्ति था। कुछ तो गड़बड़ है मुखिया जी, मुझे यह बात राजा जी से बतानी ही चाहिए। तो तुम हीरा लाल के मित्र हो? इतना कहकर मुखिया ने राघव को मार डाला। इधर जब शाम होने को आई तो राघव की पत्नी चिंतित हुई और वह अपने पति की खोज में मुखिया के घर गई। मुखिया ने उसे देखते ही कहा, पकड़ लो इसे और इसे भी वहीं पहुंचा दो जहां इसके पति को पहुंचाया था। इसी तरह से मुखिया ने राघव की पत्नी को भी मरवा डाला। इधर वह हीरा लाल अकेला ही रहता था और उसके पास काफी धन संपत्ति थी, इसीलिए मुखिया ने उसकी धन संपत्ति जमीन को हड़प लिया था और हीरा लाल को मरवा दिया था। उसकी लाश को जमीन में खन करके गड़वा दिया था। तब बैल ने कहा, पंडित जी, समय का हिसाब देखिए, मैं मरकर बैल बना और तुम फिर से इंसान बन गए, लेकिन मुझे सब कुछ याद है और तुम सब कुछ भूल गए। पूर्व जन्म का मैं तुम्हारा वही साथी हूँ जिसका नाम हीरा लाल था और तुम मेरे वही मित्र हो जिसका नाम राघव था और वह सेठ जिससे तुम शर्त जीत गए हो, वह सेठ उसी मुखिया का बेटा है। पंडित उसकी बात सुनकर कहने लगा, मेरे दोस्त, मैं भी कुछ भूला नहीं, मुझे अब सब कुछ याद आ चुका है। इतना कहकर पंडित बैल को गले से लगा लिया। पंडित के आंखों में आंसू थे और बैल भी आंखों से आंसू बहा रहा था। फिर बैल कहने लगा, तो फिर
अब समय आ चुका है अपना हिसाब लेने का। उस दुष्ट मुखिया ने कई लोगों की हत्या करके उन्हें दुख देकर, उन्हें लूटकर अपनी संपत्ति बनाई थी। जिस पाप की कमाई पर अभी भी वह बाप बेटे सुख भोग रहे हैं, जैसा वह उस जमाने में मुखिया दुष्ट व्यक्ति था, वैसा ही उसका बेटा वह सेठ भी दुष्ट ही है। बाप और बेटे एक ही जैसे हैं। तुम सही कह रहे हो। यह जमीन पर गिरे हुए गुंडे उसी दुष्ट सेठ के हैं। इन सभी को रस्सी से बांध दो और फिर बाद में राजा को बता देंगे। हाँ, यही सही रहेगा। फिर गंगाधर पंडित ने उन गुंडों को रस्सी में बांध दिया। फिर बैल बोला, मेरी एक बात बड़े ही ध्यान से सुनो। सेठ की एक बेटी है जिसका नाम लीलावती है। उसका जन्म भले ही उन बुरे लोगों के यहाँ पर हुआ है, लेकिन लीलावती का स्वभाव उन दुष्ट लोगों से अलग है। वह दिल की बहुत ही अच्छी है। दूसरों की सहायता करना, दया करना आदि तरह तरह के अच्छे गुण उसमें तो विद्यमान है। तुम जाकर सारी बातें उसी को बताना, जो बातें मैंने तुम्हें बतलाई है। हालांकि उसको विश्वास नहीं होगा, लेकिन तुम मुझसे यह कहना, उसके पिता और दादा ने कई लोगों की हत्या की है, जिनकी लाशों को वह अपने ही बगीचे में गड़वा दिया है। अतः यह सारी बातें उसे राजा को बताना होगा, लेकिन ध्यान रहे तुम मुखिया और उसके बेटे सेठ के सामने मत आना। इस समय अगर तुम इस समय उनके सामने आ गए तो वह तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वह तो ठीक है, लेकिन यह कार्य तो मैं भी कर सकता हूँ। अरे मित्र, लीलावती अगर यह बात राजा को बता देगी तो सही रहेगा, लेकिन अगर तुम राजा को बताते हो तो तुम पर कई सवाल उठ सकते हैं और उल्टा तुम भी फंस सकते हो। इसीलिए जो मैं कहता हूँ तुम वही करो। बैल की बातें मानकर पंडित गंगाधर अगले दिन सेठ के यहाँ पर जा पहुँचा। उस समय सेठ की लड़की लीलावती घर के बगीचे में अकेली बैठी हुई थी। लीलावती की माँ बचपन में ही मर चुकी थी। लीलावती यह तो जानती थी कि उसकी माँ का अगर इलाज अच्छे से हुआ होता तो वह मरती नहीं। उसका इलाज जानबूझकर उसके पिता ने नहीं करवाया था, इसीलिए लीलावती की माँ मर गई थी और उसके पिता ने तुरंत दूसरी शादी भी कर ली थी। सौतेली माँ लीलावती को बचपन से ही बहुत मारती थी और बड़ा ही दुख देती थी। जब पंडित जी उसके पास पहुँचे तो लीलावती कहने लगी, आइए पंडित जी, कैसे आना हुआ? पिताजी तो घर पर नहीं हैं, किसी कार्यवश वह बाहर गए हुए हैं। कोई बात नहीं लीलावती, मुझे सेठ जी से नहीं मिलना था तो क्या दादाजी से आपको मिलना है? क्या मैं उन्हें बुलाऊं? नहीं लीलावती, मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। आखिर क्या बात है पंडित जी, बताइए तो सही। फिर पंडित सारी बातें सेठ की बेटी लीलावती से बताने लगा। उनकी बातें सुनकर लीलावती ने कहा, ठीक है पंडित जी, अगर यह बात सच ना हुई तो ध्यान रखिएगा, मैं आपका नाम राजा को बता दूंगी। यह सारी बातें मुझे पंडित जी ने बताई थी, लेकिन अगर यह बात सच हुई तो फिर पिताजी और दादाजी के बुरे कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। फिर अगले दिन लीलावती ने राजा के पास जाकर सारी बातें बता दिया। राजा यह सुनकर मंत्री और सिपाहियों के सहित सेठ के बगीचे में आ पहुंचा। जमीन की खुदाई की गई तो वहां से सचमुच इंसानी कंकाल निकले। कंकाल को देखकर राजा कहने लगा, इतना दुष्टतापूर्ण कार्य, मंत्री जी सिपाहियों को लेकर जाइए और उन बाप और बेटों को दरबार में लेकर आइए। फिर मुखिया को और उसके बेटे सेठ को दरबार में लाया गया। तब राजा ने कहा,
धन्य है तुम्हारी बेटी, जो तुम राक्षसों के बीच में भी उसमें कोई भी बुराई नहीं आई। वाह साहूकार, तुमने पंडित के बैल के बारे में मुझे भड़काया था, तब तो मैं तुम्हें नहीं समझ पाया था, लेकिन आज मैं तुम दोनों को अच्छे से समझ गया हूँ। और तुम मुखिया सभी माता पिता तो अपनी संतान को अच्छी शिक्षा और अच्छा संस्कार देते हैं, लेकिन तुमने अपने पुत्र को उसी दलदल में ढकेल दिया जिसमें कि तुम पहले से ही थे। इतनी ज्यादा हत्याएं तुम लोगों ने किया है, इसीलिए तुम दोनों को मृत्युदंड दिया जाता है और तुम्हारी समस्त संपत्तियों को गरीबों में बांट दिया जाएगा। मैंने तुम्हारे कारण ही उस भोले भाले गंगाधर को और उसके बैल को कष्ट दिया, इसीलिए हे मंत्री जी, जाइए और पंडित जी से कहिए कि राजा ने उन्हें दरबार में बुलाया है। और लीलावती, तुम उदास मत हो, तुम मेरे पुत्र राजकुमार विक्रम से विवाह कर लो। वह तुम्हारे ही जैसा दयावान एवं अच्छे स्वभाव का है। इस तरह से राजा ने मुखिया और सेठ को मृत्युदंड दे दिया। लीलावती की सौतेली माँ ने भी बहुत सारे बुरे काम किए थे। अपने पति के साथ मिलकर किए गए कर्मों के कारण राजा ने लीलावती की माँ को कारागार में बंद करवा दिया। साहूकार की सारी संपत्ति को गरीबों में बांट दिया गया और लीलावती का विवाह राजा ने अपने बेटे से करवा दिया। और इधर पंडित गंगाधर को राजा ने बुलाकर अपनी गलतियों को माना और फिर राजा ने कहा, पंडित गंगाधर, आप तो बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। आपको शायद यह पता नहीं होगा कि वह सेठ और उसका पिता कितने बुरे व्यक्ति थे। अरे वही सेठ जिससे आपने शर्त जीता था। मैं आपसे अपनी भूल का क्षमा मांगता हूँ और आपको एक गांव और बहुत सारा धन संपदा आपके नाम करता हूँ। इस तरह से राजा ने पंडित को पूरा एक गांव दे दिया और साथ ही बहुत सारी धन संपदा भी दी। कहा जाता है कि बेटा बनकर, बेटी बनकर, दोस्त बनकर, दुश्मन बनकर एवं और भी तरह के रिश्तेदार बनकर जीवन में हमारे वही कर्म आते और जाते रहते हैं जिनका हमने पिछले जन्म का लेना देना होता है। कुछ ही दिनों में पंडित का जीवन बदल चुका था और पंडित गंगाधर के पास अब अपना घर, मकान और धन संपत्ति भी हो चुकी थी। पंडित गंगाधर ने बैल से कहा, मेरे पूर्व जन्म के साथी, मैं कैसे तुम्हारा धन्यवाद अदा करूं। आज मैं जान गया कि एक सच्ची मित्रता कभी भी नहीं मरती है और बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अच्छाई के सामने हर बुराई को घुटने टेकने ही पड़ते हैं। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।